हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत संतलतकालीन प्रशासन एवं संस्कृति देखेंगे। इस पर आप लोग को 2 वीडियो मिलेंगे, जिस पर ये आज आपका पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासन। तो प्रशासन के अंतर्गत केंद्र में सुल्तान होता था और सुल्तान की मदद करने के लिए एक और डिपार्टमेंट होता था जिसको मजलिस खलवत कहा जाता था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मजलिस खलवत कहा जाता था। और मजलिस खलवत भी 2 तरह के होते थे, एक होता था बारे आम और एक होता था बारे खास। इसके अलावा जो सुल्तान होता था ये अन्य मंत्रियों की सहायता से प्रशासन को चलाता था। ये अन्य मंत्री कौन कौन होते थे? दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज जिसका प्रमुख आरिज़ ममालिक कहलाता था, दीवाने इंसा जो शाही सचिवालय था इसका प्रमुख दबीर मुमलिक कहलाता था, और एक होता था दीवाने रिसालत जो लोक शिकायत कहलाता था। केंद्र के बाद प्रांत आता है और प्रांत के बाद सिक आता है। आप लोगों को बताया जा चुका है कि प्रांत का जो प्रमुख होता था वह कहलाता था वली या मुक्ता। तुगलक वंश के काल में सबसे ज़्यादा प्रांतों की संख्या 23 मिलती है। कुछ इतिहासकार 20 भी बताते हैं। प्रांत जो था वो सिक में बटा हुआ था। सबसे पहले सिक शब्द जो था जिला के रूप में प्रयोग करने वाला बलबन था। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि सिक का प्रयोग जिला के रूप में सबसे पहले किसने किया, तो वो हमारा था बलबन। फिर सिक परगना में बटा हुआ था जिसका प्रमुख आमिल होता था, और परगना ग्राम में बटा हुआ था जिसका प्रमुख खुद मुकद्दम या चौधरी होता था, इसको जमींदार भी कहते थे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं, ये मंत्री वगैरह जो भी थे, ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा एवं दीवाने रिसालत। ठीक है, प्रांत को एकता भी कहा जाता था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं आगे, हम लोग देखते हैं ग्राम 2 तरह का होता था, जैसे सदियों और चौरासियों। तो 100 गाँवों को मिलाकर सदियों कहा जाता था और 84 गाँव को मिलाकर चौरासियों कहा जाता था। अब और आगे आते हैं, सुल्तान के बारे में हम देखते हैं। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था जो सभी शक्तियों का केंद्र था। जैसे आज के समय में देखिए, बहुत सारे देशों में प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत सारे देशों में राष्ट्रपति होते हैं, सभी पावर उन्हीं के पास होता है। तो उसी तरह से उस समय सुल्तान के पास सभी पावर होते थे। सुल्तान अपने अधिनियम जिसको उस्लूब एवं अपने नियम कानून जिसको जवाबित कहते हैं उसको पारित करता था। शासन का मुख्यालय दारुल खिलाफा था जिसको खलीफा का घर कहलाता था। पहला पहला सुल्तान था जिसने पहला सुल्तान गजनवी था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। फिर अगर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पूछे तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश था। अगर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आता है कि पहला जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की तो हम गजनवी बताएंगे, लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बात करें कि किसने सुल्तान की उपाधि धारण की तो वह था इल्तुतमिश। अब आगे देखते हैं, दीवाने विजारत, इसका प्रमुख वजीर होता था, मुख्य रूप से राजस्व एवं अर्थव्यवस्था का प्रभारी होता था। ठीक है, और सुल्तान के बाद सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो दीवाने विजारत ही होता था। वजीर भी 2 तरह के होते थे, वजीर तनफीस सीमित अधिकार वाला और वजीर तफवीद असीमित अधिकार वाला। तुगलक काल विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। लोधी शासनकाल निम्न काल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजारत का स्वर्ण काल किसके समय था? तुगलकों के समय, और लोधी के समय निम्न काल था। खुसरो मलिक खिलजी शासकों का अंतिम वजीर था जिसने नायब का पद ग्रहण किया और आगे चल के सुल्तान बना। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने अहमद एयाज को खाजे जहां की उपाधि देकर वजीर बनाया था। फिरोज शाह ने ख्वाजा जहां मकबूल प्रथम को वजीर बनाया था। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के समय वजीर कौन था, फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर कौन था। अब आते हैं अन्य अधिकारी देख लेते हैं
क्योंकि दिल्ली सल्तनत में और भी अधिकारी थे। अन्य अधिकारियों में नायब देख लेते हैं। नायब का पद शुरू शुरू में नहीं था। नायब का पद सृजन करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है बहराम शाह को। जब रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया तो बहराम शाह सुल्तान बना और बहराम शाह ने नायब का पद बनाया और इस पर सबसे पहले जो नियुक्ति की वह की एतगिन की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नायब का पद सबसे पहले किसने बनाया तो बहराम शाह ने, और इस पर सबसे पहले बैठने वाला या नायब का पद धारण करने वाला व्यक्ति कौन था तो वह था एतगिन। ठीक है, यह पद सुल्तान के बाद माना जाता था और जो वजीर से भी श्रेष्ठ था। मतलब सुल्तान के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल पद था तो वह था नायब का, और जो वजीर से भी श्रेष्ठ था। मतलब नायब मतलब सुल्तान के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल और वजीर से पावरफुल तो वो था नायब का पद। लेकिन नायब का पद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह गया, ये आगे चल के ख़त्म हो गया। देखिए तो नायब का पद तुगलकों ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। वजीर तो शुरू से चले आ रहे थे, नायब बहराम शाह के समय शुरू हुआ। मलिक काफूर, मलिक काफूर का नाम आप लोग सुने होंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और इसी के दम पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय की। तो मलिक काफूर एक ऐसा आदमी था जो नायब के पद भी था और वजीर के पद पर भी था। ठीक है, अब आगे देखते हैं बरीद मुमालिक। जो गुप्तचरों का जो प्रमुख होता था, गुप्तचर विभाग जो होता था उसका जो हेड होता था वो बरीद मुमालिक कहलाता था। बलबन ने बदायूं के वरीद का वध करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर ए जानदार। तो सुल्तानों जैसे बॉडीगार्ड जो होते हैं अंगरक्षक, तो सुल्तान का जो अंगरक्षक होता था तो सुल्तानों के अंगरक्षकों के हेड को सर ए जानदार कहा जाता है। अब देखते हैं इक्तादारी व्यवस्था कि इक्तादारी व्यवस्था क्या होती है। इसका नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। इल्तुतमिश जब पढ़ाया जाता है तो उस पर बताया जाता है कि इक्तादारी व्यवस्था या इक्ता प्रणाली की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं कि इक्तादारी व्यवस्था क्या थी। तो देखिए इक्ता, इसका अर्थ उस विशेष भूखंड से है जिसका राजस्व सैनिकों अधिकारियों को वेतन के बदले के रूप में आवंटित किया जाता था। मतलब कोई सैनिक है, कोई अधिकारी है तो उसको हम वेतन नहीं देंगे, एक भूखंड दे देंगे और उससे जो राजस्व आएगा वो उसको रखेंगे। यह थी इक्तादारी व्यवस्था। और इक्ता प्राप्त व्यक्ति को मुक्ता भी कहा जाता था, हाकिम भी कहा जाता, अमीर एवं आगे चलकर वजहदार भी कहा जाने लगा। अब देखते हैं भारत में इक्ता की शुरुआत कब मानी गई। मोहम्मद गोरी 1192 में एवक को हासी का इक्ता दी। ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एवक को सबसे पहले कहाँ की इक्ता दी गई थी, हासी जो कोहराम में है। कुवाचा को उच्च का इक्तेदार बनाया गया था। एवक ने इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तेदार बनाया था। तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का इक्तेदार था। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ताओं के बदले वेतन देना शुरू किया। इसीलिए कहा जाता है कि नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की सैनिकों की, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अब भैया मान लीजिए हम भूखंड से राजस्व भी दें वेतन भी दे तो दोनों नहीं हो पाएगा ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसने इक्ता देना बंद कर दिया और उसके बदले नगद वेतन देना शुरू किया। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसको वंशानुगत बना दिया कि अगर कोई सैनिक मर जाता है तो फिर उसके बेटे का हो जाएगा या उसकी बीवी को हो जाएगा, और भूमि के माध्यम से वेतन देना शुरू कर दिया। वंशानुगत भी बनाया और भूमि के माध्यम से वेतन देना भी शुरू कर दिया। स्थानीय प्रशासन की बात अगर की जाए तो प्रांतों का विभाजन सिक्कों में किया गया था, अभी आपको बताए हैं पीछे हम। और सिख मतलब क्या होता था, जिला। और इसकी शुरुआत इस पर भी चर्चा की गई, बलबन ने किया 1289 में इस पद का निर्माण किया। मतलब प्रांत किस में बटा हुआ था, सिक्कों में, और इसको शुरुआत किया बलबन ने। ठीक है ना। लोधी और मुगलों के समय जो शक था वो सरकार में विभाजित था, उसको जो शक था वो सरकार में विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं भूमि। भूमि कितने प्रकार की होती थी उस समय, तो एक होती थी खालसा भूमि। सुल्तान के प्रत्यक्ष अधिकार में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो भूमि सुल्तान के प्रत्यक्ष कंट्रोल में होता था उसको क्या बोलते थे, खालसा भूमि के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेरठ से लेकर कड़ा तक भूमि खालसा में परिवर्तित कर दिया था। खराजी भूमि देखिए क्या होता है, यह गैर मुसलमानों के अधिकार में रहने वाली भूमि थी। यहाँ से उपज का 20% भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। 20% मतलब 20-25-100 यानी कि 1/5 हिस्सा जो था वो राजस्व के रूप में लिया जाता था।
आगे देख लेते हैं करों की दर एवं उनके प्रकार। कर कौन कौन से थे? तो शरीयत के अनुसार करों की दर अधिकतम 50% हो सकती थी। मतलब इन सबों के कानून के अनुसार जो टैक्स लगाया जाता था वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो चलिए सबसे पहले कर देखते हैं उश्र। यह तुर्की मुसलमानों से लिया जाता था जो 10% होता था। खुम्स, लूटे हुए धन को 1/5 सुल्तान के पास रहेगा और 4/5 सैनिकों के पास रहेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने खुम्स के कर को बढ़ा दिया और वो खुम्स के कर को कितना लेता था? वो 4/5 लेता था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी खुम्स के कर को कितना लेता था? तो खुम्स 4/5 लेता था। अब देखते हैं सैन्य संगठन। तो सैन्य संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। बर्नी के अनुसार राजत्व के 2 स्तंभ होते हैं, प्रशासन एवं विजय, और इन दोनों का आधार होती है सेना। ठीक है। बर्नी के अनुसार राजत्व यानी कि बादशाहत ही सेना है और सेना ही राजत्व है। सेना का महासेनापति सुल्तान होता है। रजिया के काल में सेनापति की नियुक्ति हुई थी। सर्वप्रथम बलबन ने ही सेना को अन्य विभागों से अलग किया और दीवाने अर्ज बनाया जिसको सैन्य विभाग कहा जाता है, और इस पर पहली नियुक्ति इमादुल मुल्क की गई। दीवाने अर्ज याद रखिएगा सैन्य विभाग होता था और इस पर जो पहली नियुक्ति की गई थी इमादुल मुल्क की गई थी। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए राजत्व हम चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, तो इसके 2 स्तंभ भी होते हैं। एक होता है प्रशासन, अगर अच्छा प्रशासन है तो राज्य बेहतर चलेगा, और एक होता है विजय। और ये दोनों चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके पास सेना अच्छी हो। चलिए अब आगे देखते हैं सेना। ठीक है, सेना के बारे में देख लेते हैं। सेना जो होती थी वो 2 तरह की होती थी। एक कहलाता था सवार क्लब और एक कहलाता था हस्म अतराफ। तो सवार क्लब जो होता था इस पर केंद्र का नियंत्रण होता था, और हस्म अतराफ जो था वो प्रांतीय सेना थी, प्रांत का नियंत्रण होता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेना जो थी वो मंगोल के दशमलव प्रणाली के आधार पर आधारित थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेनाओं को किस प्रणाली पर आधारित किया गया था? तो मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली पर आधारित की गई थी, जिसका पूर्णतः प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया और सफलता किसको मिली? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 14वीं शताब्दी में दशमलव प्रणाली पूरी तरह से लागू हो गई और 14वीं शताब्दी तक ये दशमलव प्रणाली जो थी सेना की पूरी तरह लागू हो गई, और 13वीं शताब्दी तक इसका जो शताब्दी में मलिक जो होते थे वह हेड होते हैं। ठीक है। खान सेना का सर्वोच्च श्रेणी हो गई। आगे हम लोग देखते हैं खान सेना की सर्वोच्च श्रेणी हो गई, जैसे बलबन, अलमाश बेग, मोहम्मद बिन तुगलक, उलुग खां। ठीक है ना। प्रमुख खान को उलुग या अल्प खान भी कहते थे, यानी उलुग खां या अल्प खां जो होते थे प्रमुख खान को कहा जाता था। अब देख लेते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में क्या? सुल्तान सबसे ऊपर होता था, फिर खान होते थे, 10 मलिक को मिलाकर एक खान। तो यही बात हम आपको यहाँ बताना चाहते थे कि 13वीं शताब्दी में जो मलिक होते थे, मलिक वह हेड होते थे 13वीं शताब्दी तक। लेकिन जब 14वीं शताब्दी आई तो यह प्रणाली पूरी तरह से लागू हो गई और खान सेना का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। ठीक है। 10 अमीर मिलके एक मलिक होते हैं, 10 सिपहसालार मिलके एक अमीर, 10 सरवेल मिला के एक सिपहसालार और 10 सिपाही मिलके एक सरवेल। आप सिपहसालार के बारे में नाम सुने होंगे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था तो वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, वह सिपहसालार के पद से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। इल्तुतमिश ने सुल्तान की पद धारण करता है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे आप लोग देखेंगे जो ये खान उपाधि थी यही आगे चलकर खान खाना हो जाता है। ठीक है। बाद में इस सबसे ज़्यादा मुगल वंश में आप लोग को देखने को मिलता है खाने खाना। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा तलादुन फिरोज खिलजी के एक बेटे की उपाधि खाने खाना थी। और जो खान होते थे वो 7 ध्वज रखते थे और जो अमीर होते थे वह 3 ध्वज रखते थे।
चलिए अब अमीर के बारे में जानते हैं। अमीर वर्ग कौन कौन होता था। अक्सर जब क्लास होती है तो अमीर बताया जाता है, उलेमा वर्ग बताया जाता है। तो अमीर के बारे में देखते हैं। अमीर शब्द जो है ये उमरा का बहुवचन है। ये राज्य के आधार स्तंभ थे। सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था। ठीक है, तो जितने भी प्रभावशाली इफेक्टिव पोस्ट होते थे, जो अच्छे पोस्ट होते थे, उन पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था। या हम ये बोल सकते हैं जो भी कोर्टियर या दरबारी होते थे उनको अमीर कहा जाता था। ठीक है, विशेष पद हम ये बोल सकते हैं सुल्तान का सलाहकार। बलबन अलाउद्दीन के समय ये प्रभावहीन हो गए थे और लोदी के समय ये पावरफुल थे। मतलब बलबन और अलाउद्दीन का जब शासनकाल था तो उनका प्रभाव इतना नहीं था, लेकिन लोदी के समय ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। आगे देखते हैं सल्तनत का राजत्व। इल्तुतमिश ने, मतलब जो राज्य व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, वो किस पर आधारित था। तो इल्तुतमिश ने ईरानी यानी कि फारस की राजतंत्री परंपराओं को भारतीय परिवेश में समन्वित किया और राजतंत्र में वंशानुगत नियम लागू किया। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस जैसे गैर इस्लामी जैसी प्रथाओं को शुरू किया। सिजदा में पैबोस प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लागू किया, तो बलबन ने ही लागू किया। जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही ज़्यादा उदारवादी था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये कह दिया लुई 14वें की तरह कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, मतलब मैं ही राज्य हूँ की अवधारणा लेके आया, मैं ही सब कुछ हूँ। लोधी वंशों ने कुलीन तंत्र लेके आया। ये सब कालीन पर बैठते थे, सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और जब ये राजा खुद कालीन पर बैठेगा तो और लोगों को तो कालीन पर बैठना ही है। दास के बारे में देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसने एक विभाग भी बनवा रखा था, दीवाने बंदगान। अब देख लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम कागज़ के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम 100 ईस्वी के आसपास चीन में कागज़ बनाया गया। भारत में 13वीं सदी से कागज़ के प्रयोग की शुरुआत हुई। भारत में कागज़ के प्राचीनतम साक्ष्य गुजरात में 13वीं सदी में मिलते हैं। संस्कृत में पांडुलिपि के रूप में ऐबक के फरमानों में कागज़ का प्रयोग मिलता है। कागज़ के मर्तबान, जार, शीशे बनाना ये सब मुसलमानों की देन है। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई। कालीन उद्योग के साक्ष्य भी मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय साबुन निर्माण शुरू हुआ। आर्थिक दशा देख लेते हैं। मध्यकाल में एक कहावत प्रचलित थी, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। अतः अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि। और आप लोग देखेंगे कि कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता ही है। इब्ने बतूता ने दिल्ली को संसार का सबसे बड़ा व्यापारिक मंडी बताया। सभी विदेशी व्यापारियों को खुरासनी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि विदेशी व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो विदेशी व्यापारियों को खुरासानी कहा जाता था। बयाना नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सिंध में जो देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। तो ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे। अब पुराने क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, अब यही सब क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। भारत में अफीम एवं मेहंदी यानी कि हीना लाने का श्रेय मुसलमानों को जाता है। अब हम सिक्के के बारे में देख लेते हैं, मुद्रा के बारे में। मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग से सिक्के तैयार करवाया। उसके चांदी के सिक्कों पर संस्कृत में कलमा तथा देवनागरी लिपि में अव्यम्यक्तम मुहम्मद औतम उत्कीर्णित था। किसके सिक्कों पर, महमूद गजनवी के सिक्के पर। इस पर घुड़सवार नंदी की आकृति है। इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया, यानी कि जो सिक्का महमूद गजनवी ने चलाया उसको दिल्ली वाला सिक्का कहा गया। और दो भाषी सिक्कों की शुरुआत भी गजनवी के समय ही की गई। मोहम्मद गोरी हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन मिलता है तथा उस पर मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को चल जाता है। उसने चांदी का टका जो 175 ग्राम का था और तांबे का जीतल चलाया था। एक टका जो होता था वो 48 जीतल के बराबर होता था। जब आप कोई कठिन एग्जाम देंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सबसे छोटा सिक्का अदल कहलाता था। रजिया के सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा का नाम मिलता है। बलबन ने सोने का टका चलाया जिस पर हजरत दिल्ली लिखा हुआ था।
आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने यगनी तथा दुगनी सिक्के चलाए। गयासुद्दीन के सिक्कों पर मुल्के तेलंगान अंकित है। अलाउद्दीन गयासुद्दीन तुगलक के सिक्कों पर। मोहम्मद बिन तुगलक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है और प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता है। यह वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके सिक्कों पर तख्तगाह दिल्ली तथा तख्तगाह दौलताबाद अंकित है। बहलोल लोदी ने भी बहलोली नामक सिक्का चलाया, जो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम था। मतलब विनिमय के रूप में बहलोल लोदी के सिक्के का, जिसका नाम था बहलोली, का प्रयोग किया जाता था। तो ये आज आपका पहला वीडियो था। इस पर आधारित दूसरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको दिल्ली के प्रशासन एवं संस्कृति को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, क्योंकि सभी जितने भी क्लास लिए जाएगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।